हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल एनुअल ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस यानी मोजिक के 20वें एडिशन के साइडलाइन से हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च गौतम दुग्गड़ जुड़ गए हैं। उनसे जानते हैं कि इस समय क्या मूड माहौल है कॉन्फ्रेंस में। अच्छा गौतम जी, मेरी आवाज़ शायद आपको आ नहीं रही है, आप गर्दन हिला रहे हैं। हाँ, अभी आ रही है अनुज, अभी आ रही है। ओके, तो गौतम जी गुड मॉर्निंग। वैसे मुझे पता है मोतीलाल ओसवाल की कॉन्फ्रेंस में बहुत शोर होता है और इतनी वेल अटेंडेड कॉन्फ्रेंस है और मुझे सुनने में आ रहा है कि चेयर्स शायद कम पड़ रही हैं आपके जो ट्रैक्स चल रहे हैं उसमें, लेकिन इस समय मूड माहौल है कैसा कॉन्फ्रेंस में? हाय, गुड मॉर्निंग अनुज, थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखिए, कल कॉन्फ्रेंस का पहला दिन था। कल हमारे यहाँ पे करीबन 7 से 8 सीईओ ट्रैक्स हुए हैं और आज फिर से करीबन 8 सीईओ ट्रैक्स हैं। तो और कल 55 कंपनीज भी थी और आज करीबन 70 कंपनीज कॉन्फ्रेंस में है। ओवरऑल 3 दिन में 200 कंपनीज प्रेजेंट करेगी। तो लगभग मूड काफ़ी पॉजिटिव है और बाजार भी बहुत बॉयंट मूड में है। हालांकि इस क्वार्टर के अर्निंग्स थोड़े से सॉफ्ट थे एक्सपेक्टेडली, बट जनरल जो सेंटिमेंट है कॉन्फ्रेंस में बहुत ही पॉजिटिव है। लोग स्टॉक आइडियाज आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सीईओज को सुन रहे हैं, ऑन ग्राउंड ट्रेंड्स क्या चल रहा है। कल एचडीएफसी बैंक, हीरो मोटर्स, बॉश, टाटा स्टील, इन सब के सीईओज ने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो लगभग हर एक सेगमेंट को हमने सीईओ ट्रैक में कवर करने का कोशिश किया है। आज कंजम्पशन पे काफ़ी फोकस रहेगा। जेप्टो और ट्रेंड से हमारा ट्रैक आज सुबह चालू होने वाला है और उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी पे हम रुख करेंगे सुजलॉन के सीईओ ट्रैक में। तो लगभग सारे ही सेगमेंट्स को कवर कर रहे हैं और मूड काफ़ी पॉजिटिव है यहाँ पे, जो कि मार्केट में भी आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। ओके, सबसे ज़्यादा भीड़ तो ट्रेंड के लिए होगी गौतम जी, और मतलब क्या शानदार कॉल रही थी आपकी, मुझे याद है अब तक, और आपने हर क्वार्टर के बाद यहाँ पर प्राइस टारगेट्स को अपग्रेड किया। अब यहाँ पर ट्रेंड को लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है और क्या सुनना चाहेंगे आप मैनेजमेंट से? अनुज, आवाज नहीं आ रही है आपकी यहाँ पे बिल्कुल भी। ओके, एक बार दोबारा ट्राई करता हूँ मैं। से पूछता हूँ, वो शायद कुछ हाँ, करेंगे। एक बार दोबारा ट्राई करता हूँ मैं। गौतम, अब आ रही है क्या आवाज़? हाँ, अभी आ रही है अनुज। हाँ, तो ठीक है। तो मैं सवाल ये पूछ रहा था कि सबसे ज़्यादा भीड़ तो ट्रेंड के लिए होगी और क्या शानदार कॉल रही आपकी पिछले 1 साल से लगातार। अब क्या इन लेवल्स पर आप अपने क्लाइंट्स को बोल रहे हैं बुक करें या फिर अभी भी बने रहें यहाँ पर? नहीं अनुज, इंडिया में आप देखे होंगे कि कंजम्पशन सेक्टर में एक्चुअली ग्रोथ काफ़ी स्लो रही है। सो ऐसे माहौल में जिस कंपनीज में ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है, चुनिंदा कंपनीज ही है, चाहे ट्रेंट हो, जोमेटो हो, वरुण बेवरेजेस हो। अब यहाँ पे आप स्टॉक प्राइस प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसमें एक जो सिंपल सलाह हमारी रही है और जिसपे हमने अमल भी किया है पिछले 1.5 साल से, वो ये कि जब तक क्वार्टरली ग्रोथ परफॉर्मेंस में डिसअपॉइंटमेंट नहीं आता है, हम इस स्टॉक में बने रहेंगे। क्योंकि जब हमने ये स्टॉक अप्रैल 2022 में 800 रुपए पे अपग्रेड किया था, उसके बाद ये जब पहले 2000 हुआ तब भी महंगा लगा था, फिर लास्ट दिसंबर के आसपास करीबन ये 4000 जब हुआ तब भी महंगा लगा था, और आज 6000 का भाव है 6 महीने बाद, अभी भी महंगा लग रहा है। तो कभी ना कभी ये ग्रोथ मॉडरेट होगा, तब शायद मल्टीपल्स भी थोड़े से मॉडरेट होंगे। अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है। ग्रोथ बहुत शानदार रही है। टॉप लाइन ग्रोथ 55-57% इस कंपनी की आ रही है, जबकि इस सेगमेंट में जो बाकी कंपनीज है रिटेल में, वह 10 से 15% के आसपास ग्रोथ मुश्किल से आ रही है। तो ट्रेंड का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही रिलेटिव बेसिस पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इस पे वैल्यूएशन पे कॉल लेना बहुत डिफिकल्ट है। महंगा स्टॉक है, 2-2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया है इस कंपनी का। तो अगर आप सिर्फ ग्रोथ के हिसाब से देखते हैं तो बहुत कंपनीज कम है अभी इस सेक्टर में जहां पे ग्रोथ का इतना स्ट्रांग और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है। तो हम इस स्टॉक में अभी बने रहेंगे। गौतम, क्योंकि आपने कहा जेप्टो भी आज वहां पर प्रेजेंट करने वाला है, तो क्यों कॉमर्स को लेकर शेयर बाजार के निवेशकों का आई एम अज्यूमिंग इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ रहा है। वो जोमेटो में कितना प्ले आउट हो चुका है और कितना बाकी है क्यू कॉमर्स? हाँ हर्षदा, आपने सही कहा है। क्विक कॉमर्स काफी बड़ा रोल प्ले किया है जोमेटो के ग्रोथ में। हमने इस क्वार्टर में भी देखा है, पिछले 3-4 क्वार्टर से देख रहे हैं कि ब्लिंकिट की वजह से जो जोमेटो में एक परफॉर्मेंस में एक भयंकर तेजी आई है।
इनफैक्ट हम जब वैल्यूएशंस भी देखते हैं, हमारे जो टारगेट प्राइस है फेयर वैल्यू, उसमें आज 300 रुपए में 171 रुपए का भाव ब्लिंकिट के वजह से है और 129 रुपए का भाव जो है वो कोर बिजनेस फूड डिलीवरी बिजनेस की वजह से है। तो क्विक कॉमर्स डेफिनेटली एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है इंडिया में पिछले 2 साल में, और यहां से भी हमें लगता है कि ग्रोथ पाथ बहुत ही स्ट्रांग रहेगा अगले 3 और 5 सालों में। आज हमारा पहला सेशन जेप्टो का है, वहां पे हमें बहुत कुछ सीखने और समझने मिलेगा कि क्विक कॉमर्स में अगले कुछ सालों में क्या लैंडस्केप बना रहेगा। बट अगेन ये सेगमेंट ऐसा है कि जहां पे प्रेडिक्शन बहुत डिफिकल्ट है। 2 साल पहले आप नहीं अंदाजा लगा सकते थे कि क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री का साइज इंडिया में क्या था और क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है एक बार अगर आपने स्टॉक या सेक्टर या सेगमेंट अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया है, तो फिर उसमें बार बार उसको रीअसेस करने का ज्यादा लॉजिक बनता नहीं है। इसको राइड करना चाहिए, बिकॉज ये सारे बहुत ही इनिशियल स्टेजेस ऑफ द ग्रोथ साइकिल में अभी है। तो यहाँ से जैसे जैसे इंडिया का डेमोग्राफिक्स है, जैसे जैसे कंजम्पशन हैबिट्स और पैटर्न्स चेंज हो गए, कई सारे ये सेगमेंट्स हैं जो 3-5 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, आज रीजनेबली बड़े हो गए और मुझे लगता है यहाँ से और बड़े हो सकते हैं और इनको राइड करना चाहिए। जी हाँ, तो ये इनफैक्ट न्यू एज कंपनीज की तेजी को राइड कीजिए आगे, एक नई यूनिवर्स में नए मार्केट्स को दरअसल ये एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द बेसिक्स, और जो कोर एक्सपोजर निवेशकों का रहा है वो बैंकिंग फाइनेंशियल में रहा है, गौतम उसको लेकर क्या सेंस बन रहा है, जहां पर डिपॉजिट्स रेज करना बैंकों के लिए थोड़ी सी चुनौती बनी है इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स? क्या फीलर्स मिल रहे हैं जब आपने ऑफ कोर्स एचडीएफसी बैंक के मैनेजमेंट से भी बात की या फिर सुनी, क्या आउटलुक बन रहा है? तो देखिए, बैंकिंग में थोड़ा सा डिपॉजिट को लेके कंसर्न रहा है। अभी डिपॉजिट ग्रोथ 10-12% है, क्रेडिट ग्रोथ 14-15% है। तो डेफिनेटली बैंकों को डिपॉजिट मोबिलाइज करने में बहुत एफर्ट करने होंगे। कल फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि डिपॉजिट मोबिलाइजेशन पे फोकस कीजिए, और यस्टरडे हमारे सीईओ ट्रैक में एचडीएफसी बैंक के सीईओ ने कहा है कि उनका पूरा फोकस डिपॉजिट और क्रेडिट के बीच जो गैप है उसको ब्रिज करने में रहेगा। इसलिए अगले कुछ क्वार्टर में थोड़ा सा क्रेडिट ग्रोथ स्लो हो सकता है एचडीएफसी बैंक के लिए, बिकॉज उनका फोकस डिपॉजिट पे रहेगा और वो चाह रहे हैं कि जो उनका लोन टू डिपॉजिट रेशियो है वो जल्दी से कम हो जाए, और इसी वजह से थोड़ा बहुत मार्जिन भी एक कैप होके रहेंगे नियर टर्म के लिए सारे बैंकिंग कंपनीज के लिए। हम पिछले 5-6 क्वार्टर से देख रहे हैं कि एनआईएम्स में प्रेशर बना हुआ है। 4Q FY23 में एनआईएम्स पीक हुए हैं, वहां से वो प्रोग्रेसिवली नीचे नीचे आते रहे हैं। तो बैंकिंग सेक्टर का ग्रोथ हालांकि बहुत ज्यादा कम भी नहीं हुआ है, 14-15% पे अभी भी क्रेडिट ग्रोथ है और 15-16% पे प्रॉफिट ग्रोथ भी है। एक चीज जो उभर के सामने आ रही है वो ये है कि क्रेडिट क्वालिटी जो इंडिया का अभी है बैंकिंग सिस्टम का, चाहे प्राइवेट बैंक लीजिए आप, पीएसयू बैंक लीजिए, तो पिछले 3 डेकेड का बेस्ट एसेट क्वालिटी एनवायरनमेंट से हम अभी गुजर रहे हैं। उसमें अगर थोड़ा बहुत बीच में कुछ क्वार्टर्स मार्जिन की वजह से आगे पीछे होते हैं तो मुझे नहीं लगता बैंकिंग स्टोरी को पर से कोई प्रॉब्लम है। दूसरा, वैल्यूएशन सबसे सस्ते आज बैंकिंग स्पेस में है, बाकी सारे सेक्टर के वैल्यूएशंस प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। हमने अभी एक नोट निकाला था जिसमें हमने दर्शाया था कि 3 और 5 साल का अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो केवल बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर बचा है जहां पे वैल्यूएशंस अभी भी डिस्काउंट टू लॉन्ग पीरियड एवरेज कर रहे हैं, बाकी सारे सेक्टर्स में वैल्यूएशंस प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, बट हाँ, इमीडिएट कोई बड़ा ट्रिगर कैटलिस्ट इसमें नहीं है। ओके, अच्छा, 2 और सीईओ ट्रैक, एक तो आपके खुद के सीईओ रामदेव जी और एक बीएससी के सीईओ, वो भी प्रेजेंट कर रहे थे। इस स्पेस ने बहुत पैसा बना के दिया इन्वेस्टर्स को क्योंकि मार्केट इतना अच्छा कर रही है। ये स्पेस में आप अभी भी एक्साइटेड हैं क्या? बहुत एक्साइटेड है अनुज, हमें लगता है ये स्टोरी अभी चालू ही नहीं हुआ है इंडिया में। पिछले 4 साल में आपने देखा है डीमैट अकाउंट 3.5 करोड़ जो थे 2020 मार्च में, अभी 16 करोड़ पहुंच गए। और हमारा अनुमान है अगर जो इंडिया का फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स जो एक बिग मेगा अम्ब्रेला थीम है वो अगर प्ले आउट होता रहेगा तो ये 16-16.5 करोड़ का जो डीमैट अकाउंट है अगले 3 साल में 25-30 करोड़ तक जा सकता है। दूसरा, हम देख रहे हैं कि जो डेमोग्राफी है नया, उसमें लोगों का जो इंटेंशन है वो म्यूचुअल फंड इक्विटीज की तरफ ज्यादा है इंक्रीमेंटली। अभी कल आरबीआई का एक रिपोर्ट आया जिसमें कहा गया है कि टर्म डिपॉजिट में 47% सीनियर सिटीजन्स है। इनडायरेक्टली वो ये दर्शाता है कि जो यंग पॉपुलेशन है इंडिया का वो एसआईपी, म्यूचुअल फंड, इक्विटी इसमें आना चाहता है। तो
तो कैपिटल मार्केट एक बड़ा प्ले बन सकता है अगले 5-10 साल के लिए। हाँ, ये एक लीनियर प्ले नहीं रहेगा। दिस इज नॉट कंजम्पशन, दिस इज नॉट बैंकिंग की जहां पे लीनियर ग्रोथ आती है। यहाँ पे सिक्लिकलिटी ज्यादा होती है। कुछ कंपनीज ट्राई कर रहे हैं, जैसे हमने कल बीएससी में सुना कि वो कैसे अपने बिजनेस का सिक्लिकलिटी एंगल कम कर रहे हैं रेवेन्यूज में। बट ओवरऑल अगर आप आज से देखते हैं, हालांकि ऑलरेडी पिछले 3-4 साल में बहुत पैसा इस स्पेसेस में बन गया है, वेल्थ मैनेजमेंट, एएमसी, ब्रोकिंग बिजनेस, जो कैपिटल मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज है उन सब में मुझे लगता है यहाँ से भी बहुत पैसा इसमें बनेगा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ सरफेस को स्क्रैच किया है फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स के, और यहाँ से रनवे बहुत लंबा है। कई देशों में आप देखोगे बैंकिंग डिपॉजिट्स का जो टोटल एयूएम है और म्यूचुअल फंड का एयूएम है वो इक्वल होता है। हमारे यहाँ इक्विटी म्यूचुअल फंड का एयूएम 30 लाख करोड़ है और बैंकिंग डिपॉजिट का जो टोटल साइज है वो 212 से 215 लाख करोड़ के बीच में। तो अभी हमें काफी लंबा रास्ता तय करना है और उसमें ये कैपिटल मार्केट रिलेटेड जितने भी कंपनीज हैं वो काफी अपना रोल उसमें प्ले करेंगे। अच्छा, एक और सवाल, ओवरऑल मूड कैसा है इंडिया पर इस समय, क्योंकि एफआईआईज लगातार बेच रहे हैं और आपकी कॉन्फ्रेंस में काफी एफआईआई क्लाइंट्स भी आए होंगे। ओवरऑल एफआईआईज का मूड क्या है इंडिया पर? अनुज, ये क्वेश्चन 4-5 साल पहले इसकी अहमियत बहुत अलग होती थी। आज डोमेस्टिक इतना बड़ा प्लेयर बन के है कि एफआईआईएस चाहे बेचे या खरीदे उससे मार्केट को बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। बट चूंकि हम इतने सालों से इस चीज को ट्रैक करते आ रहे हैं तो हम वही सवाल बार बार डिस्कस करते हैं कि एफआईआईएस ले रहे हैं कि एफआईआईएस बेच रहे हैं। सी, दे फाइंड वैल्यूएशंस इन इंडिया एक्सपेंसिव, उन्हें दूसरे बाजार थोड़े से ज्यादा सस्ते लग रहे हैं तो उनका सेलिंग चालू है। बट इससे बाजार को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। अनुज, आपने देखा था 2022 में भी एफआईआईएस ने फुल ईयर में $17 बिलियन का सेलिंग किया था, राइट? तो उस साल बाजार 4% ऊपर बंद हुए थे, राइट? वहां से अगर आप देखते हैं जनवरी 2022 फर्स्ट से लेके आज तक, दैट इज ऑलमोस्ट 20th of August, तो 2 साल और 8 महीने का आप टोटल क्यूमुलेटिव एफआई का फ्लो निकालते हैं तो हार्डली $2 या $3 बिलियन का टोटल फ्लो उनका बचता है अभी। उसके सामने डोमेस्टिक फ्लोज है $85 बिलियन। तो बाजार को जो एक सेंसिटिविटी था 4-5 साल 10 साल पहले एफआई फ्लोज को लेके, वो सेंसिटिविटी अभी कम हो गया है। अभी बाजार का रुख डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, रिटेल सेवर्स ये तय करते हैं, ना कि एफआईआईएस। एफआईआईएस हैव बिकम अ स्लाइटली सेकेंडरी प्लेयर इन दिस काइंड ऑफ अ मार्केट एनवायरनमेंट राइट नाउ। मुझे लगता है जैसे जैसे ग्रोथ डिफरेंशियल इंडिया का और ज्यादा रोबस्ट होगा बाकी बाजारों के मुकाबले, उनको वापस इंडिया में आना ही पड़ेगा, बिकॉज ग्रोथ के मामले में मैक्रो, माइक्रो, पॉलिसी स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इंडिया स्टैंड आउट करता है ये पूरे रीजन में और मैं कहूंगा कि पूरे वर्ल्ड में राइट नाउ। सो अगर आप देखते हैं पिछले 3, 5, 10 साल का भी परफॉर्मेंस डॉलर टर्म्स में, इंडिया हैज बीन द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन टर्म्स ऑफ डॉलर कंपाउंडिंग ऑल्सो इन द लास्ट 10 years। गौतम जी, मैं वेरी क्विकली आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि इस कार्यक्रम की शुरुआत में हमने वो अर्निंग्स का जिक्र किया और Q1 थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पर था, लेकिन जिन भी सीईओज ने प्रेजेंट किया है वो कितने कॉन्फिडेंट है अर्निंग्स आउटलुक को लेकर फॉर द रेस्ट ऑफ FY25, अगर उसका मुझे एक अंदाजा दे सके। नहीं, FY25 में हर्षदा थोड़ा सा एक मॉडरेशन रहेगा अर्निंग्स में। पिछले साल अर्निंग्स 30% ग्रो हुई थी हमारे कवरेज यूनिवर्स की। इस साल हमारे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत मॉडरेट है, 11-12%, और हमें लगता है 11-12% का ग्रोथ करना इस माहौल में डिफिकल्टी नहीं होगी। उतना तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ही रहेगा। हाँ, सेक्टरल मिक्स चेंज हो जाएगा। कुछ सेक्टर जो लास्ट ईयर नहीं परफॉर्म किए, जैसे मेटल्स है, वो इस साल उनका अर्निंग्स आएगा, और कुछ सेक्टर जिन्होंने लास्ट ईयर बहुत बड़ा आउटसाइज कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, फाइनेंशियल्स, उनका इस साल का ग्रोथ 14-15% पे आ जाएगा। ओके, तो इस समय अब मार्केट में, गौतम, एक फाइनल सवाल फिर, क्या रिटर्न एक्सपेक्टेशन रख के चले बड़े मूव्स के बाद? अनुज, मेरा मानना है कि बाजार हमेशा अर्निंग्स के मुताबिक रिटर्न देता है, थोड़े से लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली चीजें थोड़ी सी डाइवर्जेंट हो जाती है। हमने देखा है कि 2010 से 20 जब बाजार ने 6.5% अर्निंग्स कंपाउंडिंग किया, तो बाजार ने भी 8-8.5% के बीच में रिटर्न्स दिया आपको 2010 से 20 से 24 के बीच अर्निंग्स ने 24% कंपाउंडिंग दिया है, तो बाजार ने भी 23 से 24% कंपाउंडिंग दिया है। यहां से मुझे नहीं लगता है बहुत बड़ा रेटिंग होगा इंडेक्स वैल्यूएशन का। इनफैक्ट मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सा मॉडरेट होने के चांसेस ज्यादा है मल्टीपल्स के। निफ्टी के मल्टीपल्स काफी रीजनेबल है। मुझे लगता है यहां से जितना अर्निंग्स का कंपाउंडिंग है, हमारा 14% का एक्सपेक्टेशन अगले 2 साल में, लगभग उतना ही रिटर्न हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडेक्स लेवल पे निफ्टी में।
राइट गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स बात करने के लिए। और अब आप जाइए वापस अपनी कॉन्फ्रेंस में और फिर आपसे बात करेंगे एक बार ये सब कॉन्फ्रेंस खत्म होगी उसके बाद। थैंक यू सो मच।